गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर के सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। एंड ये जो सेकंड लेक्चर होगा न्यूक्लियस के, इसके कंटेंट हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप पढ़ेंगे, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायाफर, आइसोस्टियर, आइसोमर, रिलेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट स्केल एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एवरेज मोलर मास एंड एंड में इन आइसोटोप आइसोबार के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो होगा हमें करेंगे। एंड में आइसोटोप आइसोबार के ऊपर हम लोग जो होगा कुछ क्वेश्चंस जो होगा उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है बेटे, यही है मेरी कंटेंट है ये आज की लेक्चर के अंदर में। लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में फिर हमें लोग उसके आगे जो टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। चलते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक के पास है। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटे आइसोटोप। बच्चों जो आइसोटोप होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, टाइम बचाया, कि आइसोटोप क्या होता है ना। आइसोटोप वो होता है एक सेम एटम का एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम होगा ही, क्योंकि एटम जब नंबर बदलेगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा तो आपके एटम ही बदल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है, बदलेगा नहीं। अगर बदलेगा तो एटम बदल जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम एटॉमिक नंबर, यानी एटम ही सेम है, बट व्हिच हैज ए डिफरेंट एटॉमिक मास जरूर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक की या आइसोटोप। द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट हैव ए डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, उसको आइसोटोप बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर, एक एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग अलग होंगे। ऐसा किस लिए ना, उसके अंदर में न्यूट्रॉन्स जब डिफरेंट होते हैं तब मास नंबर बदलता है एंड आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके अंदर में, अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं, अगर मैं एग्जाम्पल इसके अंदर में अगर दे दूंगा, क्या क्या एग्जाम्पल दूंगा पहले एग्जाम्पल में देख लो बेटे। पहला एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देंगे, चलो कार्बन। ये कार्बन के कितने आइसोटोप हमें देखेंगे ना। कार्बन 6 होगा, 12 होगा, है? फिर कार्बन 6 होगा, 13 होगा, फिर कार्बन 6 होगा, 14 होगा। तो ये 12, 13, 14 क्या होता है, मास नंबर होता है कार्बन के। एटॉमिक नंबर 6 तो फिक्स्ड है। ये जो 12, 13, 14 मास नंबर होता है, अगर हम इधर से देखेंगे, इसके पास न्यूट्रॉन कितना है, इसके पास न्यूट्रॉन 12 - 6 = 6। इसके पास न्यूट्रॉन कितना है, 13 - 6 = न्यूट्रॉन होता है इसमें 7 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है, इसमें न्यूट्रॉन 14 - 6 = 8 है। तो क्या देख रहे हो ना, एक आइसोटोप जो होता है, आइसोटोप के बीच में सिर्फ ही न्यूट्रॉन का फर्क होता है, मगर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। भाई सेम होना जरूरी है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। जब नंबर सेम है, एटॉम ही सेम है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, 6 6 6 6 होंगे। बट न्यूट्रॉन जो होगा सब में अलग होगा, तभी वो आइसोटोप कहलाएगा। एमसीक्यू को ध्यान देना कि अगर कैसे भी सेंटेंस बने, आइसोटोप में न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। मास नंबर डिफरेंट होता है यानी न्यूट्रॉन सब में डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट इसलिए होता है कि न्यूट्रॉन अलग है। ठीक है बच्चा, बाकी थोड़ा बहुत जो था, अगर एटम चैप्टर के 9th टॉपिक के अगर आप देख लोगे तो फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना आपको पता है। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें और दे देते हैं, नाइट्रोजन के साथ 14 दे देते हैं, फिर नाइट्रोजन के साथ 7 के साथ हमने 15 भी देते हैं। तो इस दोनों के अंदर में क्या फर्क होता है ना, इसके पास न्यूट्रॉन का होता है 7, इनके पास न्यूट्रॉन होता है 8। तो मास नंबर अलग है तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन भी अलग होंगे, मास नंबर अलग होंगे तो न्यूट्रॉन भी अलग होंगे। अब वो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद है हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 जब हम देखेंगे, ये क्या होगा बेटा एग्जाम्पल में ना, कोई सा एक एग्जाम्पल लेंगे, सपोज मैं लूंगा क्लोरीन।
क्लोरीन गैसेस के आइसोटोपो जनरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है एंड एक मास होता है 35। दूसरा क्लोरीन का 17 के बाद एक मास होता है 37। तो ये एक आइसोटोप, ये एक दूसरा आइसोटोप। इसके अंदर में न्यूट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, प्रोटॉन सब में सेम है। 17 होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स होंगे। अब न्यूट्रॉन इसका 35-17, आई थिंक इट इज 18। तो इसमें न्यूट्रॉन 37-17, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 20। तो देखो न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन इसलिए डिफरेंट है कि मास नंबर अलग है। ये क्लोरीन का आइसोटोप है। हम हमारे पास एग्जाम्पल एक नहीं है, 20-25 तो मुझे याद भी है, लेकिन आप ये समझ लेना कि आपको ज़रूरत तो जितना क्या है वो देख लेंगे। सपोज हमें फिजिक्स के हिसाब से एक यूरेनियम का नाम लेते हैं। यूरेनियम को बोलते हैं, यूरेनियम के अंदर में 92, यूरेनियम 235 भी एक है आइसोटोप। यूरेनियम 92 के पास है 238 भी है। यूरेनियम 92 के पास है 239 भी है। ठीक है, तो इस तरीका से ये यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं। इनके न्यूट्रॉन भी हमें निकाल पाएंगे, आराम से न्यूट्रॉन हमें निकाल पाएंगे। कितना न्यूट्रॉन होगा आप हिसाब कर लो, 235 माइनस 92, जितना आंसर होगा वो न्यूट्रॉन है। 238 माइनस 92, जितना आंसर होगा वो न्यूट्रॉन है। 239 माइनस 92, ये जितना आंसर होगा वो न्यूट्रॉन होंगे। तो इस तरीका से इनमें भी न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। और भी कई एग्जाम्पल, आर्गन भी ले सकता हूँ मैं। आर्गन के पास है, अगर मैं लूँ, आर्गन में भी आइसोटोप होते हैं। आर्गन के पास भी आइसोटोप अगर होते हैं तो एक आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास 40 भी होता है। आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास 37 भी होता है। और भी आर्गन के 36 भी मास होता है। आर्गन 18 के पास है, 36 भी मास होता है, 38 भी कहीं कहीं दिखता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी ऊपर लेता हूँ, तो इसके अंदर में मैंने आर्गन का 38 वाला रखता हूँ, कोई बात नहीं। आर्गन के अंदर में 18, 38 रख लेता हूँ। तो ये सारे जो होते हैं आइसोटोप होता है। एक चीज़ याद रखना, उसमें मास नंबर अलग होंगे, इसलिए कि न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट है। ये न्यूट्रॉन डिफरेंस है, आपको पता करना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो यही है हमारी आइसोटोप के बारे में कहानी, जो भी मैंने बोला कि एटम के नंबर सेम होंगे पक्का, एंड एटम की मास जो होंगे इसके अंदर में अलग होंगे। राइट, हमें जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अब आता है आइसोबार। क्या होता है बेटा आइसोबार? ना आइसोबार होता है थोड़ा सा उल्टा आइसोटोप के हिसाब से। इसके अंदर में क्या होता है ना, मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। अगर एटॉमिक नंबर अलग होगा तो समझ लो कि एटम भी बदल जाएगा। एटम को हमें फिजिक्स के भाषा में न्यूक्लाइड कहते हैं, तो न्यूक्लाइड बदल जाएगा। तो अभी जब हम देखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम हैज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे बोलना नहीं सही लगता है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। राइट, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव ए सेम मास नंबर, यानी डिफरेंट एलिमेंट हैव ए सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार। सेम मास नंबर क्यों होता है वो बताता हूँ। मैंने इधर से कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो एग्जाम्पल पहले लिखा मैंने, ठीक है, समय कम हो गया हमारा। तो 20 एंड 40, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, एंड ये सबके मास मगर 40 होता है। अगर ये जो सबके मास 40 होता है, यानी इसके अंदर में सबके क्या क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन अलग है। यानी इसके अंदर में अगर हमें दिखाऊं तो इसके अंदर में क्या क्या डिफरेंस होंगे ना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन्स सब में डिफरेंट होंगे, एंड न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो रहे हैं। इसका जैसे हम कहेंगे, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये कैल्शियम के अंदर में, कैल्शियम में 20 एंड 40, इसके अंदर में क्या क्या है ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 20, प्रोटॉन इक्वल टू 20, न्यूट्रॉन इक्वल टू यहाँ पर 20 है। तो लेकिन आर्गन के पास क्या दिखाई दे रहा है, आर्गन 18, आइसोबार में 18 एंड 40। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 18, प्रोटॉन कितना है 18, न्यूट्रॉन कितना है 22 हो रहा है। तो देखो न्यूट्रॉन बदल रहा है, यानी कि कैल्शियम एंड आर्गन के बीच में कोई चीज़ सेम नहीं है,
ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है। एग्जैक्टली पोटेशियम की बात अगर कर लेंगे 19 एंड 40 बोला गया है, मास नंबर सब में सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 19, प्रोटॉन हो गया 19 एंड न्यूट्रॉन हो गया इसके अंदर में 40 माइनस 19 इक्वल टू 21। सब अलग अलग है। यानी आइसोटोप के अंदर मान लो कैल्शियम आर्गन या कैल्शियम पोटेशियम, इनके अंदर में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। कैल्शियम पोटेशियम के बीच में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, प्रोटॉन सेम नहीं है। जब एटॉमिक नंबर अलग है तो सब अलग है, लेकिन जो मास नंबर सबके सेम है, एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है तो माइनस करने से वैल्यू तो अलग आएगा, तो इसलिए न्यूट्रॉन भी अलग हो रहा है। सब अलग अलग है, राइट, सब अलग अलग है। एग्जैक्टली हमें अगर सोडियम की बात कर देंगे, ठीक है, इनको मैंने ऐसे रख दिया। अगर हमने थोड़ा सोडियम की बात कर लेंगे, अगर देखो इसके अंदर मैंने सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम में कितना है 23, यानी एटॉमिक नंबर तो 11 पता ही होगा तुम लोगों को। एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ये भी तुमको पता है। इधर भी 23 दिया। अब देख लो क्या हो रहा है कहानी। इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन अलग है, 11 11। देख लो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन 23 माइनस 11, 23 माइनस 11, तो इट इज 12 न्यूट्रॉन। तो इसमें से 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन एंड 23 माइनस 12 इक्वल टू 11 न्यूट्रॉन। तो सब अलग अलग है दोनों के बीच में, इन्हें कहते हैं आइसोबार। ठीक, कार्बन के अंदर में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इधर 6 लिख देता हूँ, तो 6 14। अगर इन दोनों की बात हम करेंगे इसके अंदर में, तो कार्बन के अंदर में कितना होता है देख लो, मैंने यहाँ लिखता हूँ, ये कार्बन में 6 एंड 14 होता है, नाइट्रोजन में 7 एंड 14 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे ना, इलेक्ट्रॉन होंगे 6, प्रोटॉन होंगे 6, न्यूट्रॉन होगा 8, 14 माइनस 8। इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 7, प्रोटॉन भी होगा 7, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 7। तो सब अलग अलग है, यानी कार्बन में जितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में उतना नहीं है, एंड कार्बन में जितना न्यूट्रॉन है नाइट्रोजन में भी उतना न्यूट्रॉन नहीं है। इसको कहते हैं आइसोबार, जिसमें सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन आप लोग अगर करना चाहोगे, मैं अगर क्लोरीन को अगर बता दूं, देख लो क्लोरीन हमें लेंगे, क्लोरीन के साथ आर्गन लिया गया है, क्लोरीन का 17 एंड कौन सा वाला लिया मैंने 37 वाला, एंड इसका 18 एंड कौन सा वाला लिया 37 वाला, ओके। तो 18 37 मास नंबर सेम है, यही आइसोबार है। इसमें सब अलग अलग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको निकालना आ जाएगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 20, इसमें इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन इसके अंदर में आ जाएगा शायद 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो फिर इस तरीक़ा से सब अलग अलग होंगे। कोबाल्ट 64, निकल 64, अगर उसको भी अगर तुम देखोगे, देखना चाहोगे, इधर देख सकते हो कि कोबाल्ट 64 मास, निकल 64 मास जो दिया। एटॉमिक नंबर आयरन कोबाल्ट, आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का आता है 27, आयरन कोबाल्ट निकल, निकल का आता है 28। तो हो गया कहानी। तो इस तरीक़ा से इनका एटॉमिक नंबर जो 27 मतलब इलेक्ट्रॉन 27, प्रोटॉन 27, न्यूट्रॉन हो गया 64 माइनस 27, इसमें न्यूट्रॉन हो गया 64 माइनस 28। तो पक्का निकल के अंदर में एक न्यूट्रॉन कम है कोबाल्ट के कंपैरिजन में, जो ये एग्जाम्पल दिया गया है। बेटा एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का बदल नहीं सकता है, सिर्फ बदलेगा तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर ही बदल सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा कम हो सकता है। यही ये कहानी, यही ये फंडा जो आइसोबार के बारे में हमने सीखा। इसके अंदर सारे एग्जाम्पल मैंने बता भी दिया एंड आपका डेफिनेशन ये रेडी है। नेक्स्ट पेज को जाते हैं। आइसोटोन समझना जरूरी है। आइसोटोन के अंदर में क्या होता है ना बेटे, एटॉमिक नंबर द एलिमेंट्स कह रहा हूँ, एलिमेंट्स विच हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इवन डिफरेंट न्यूट्रॉन मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट दे हैव ए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बड़ी बात यही है, क्योंकि आइसोटोन में न्यूट्रॉन्स सेम होना जरूरी है। देख लेते हैं कैसे ना, पोटेशियम इन दोनों में देख लो। मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, पोटेशियम के अंदर में एग्जांपल देता हूँ, पोटेशियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन होता है 19,
प्रोटॉन होता है 19, न्यूट्रॉन होता है 20। न्यूट्रॉन कितना है 19 39 माइनस 19 20, न्यूट्रॉन 20। अब इधर देखो कैल्शियम के अंदर में क्या है ना, कैल्शियम के अंदर में हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20, इतना प्रोटॉन भी है बराबर, एंड न्यूट्रॉन इसका 40 माइनस 20 इक्वल टू वो भी 20। अब ये नोटिस करो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। हम इस एग्जाम्पल के पास चलते हैं। कार्बन, कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, कितने हैं 6। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर में कितना है ना 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 है। ओके, नाइट्रोजन के पास है, अच्छा इसमें 40 माइनस 20 20 हो गया, 39 माइनस 19 0, ये भी 20 हो गया, कोई बात नहीं। इसमें से 14 6 7 14, इसमें 14 से 6 गया 8। नाइट्रोजन के पास से कितना है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन इक्वल टू 7। इसमें न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसमें सेम नंबर पर न्यूट्रॉन होना चाहिए बेटा। यहाँ पर जो ऑप्शन है ना ये 15 होना चाहिए। जब ये 15 हो जाएगा, क्योंकि आइसोबार नहीं है ना, ये आइसोबार नहीं है, तो अगर ये 15 होता है तो 15 होने से 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, कंपल्सरी यही होगा। इधर से नाइट्रोजन 7 के ऊपर 15 रहेगा, 14 वाला नाइट्रोजन को नहीं लेंगे, वो इसका आइसोटोन नहीं होगा। आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन सेम होना जरूरी है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम हो गया। यहाँ जो 14 लिखा हुआ था 14 नहीं होगा 15 होगा, कर दिया क्लियर। अब हमें और आगे अगर जाते हैं, बोरोन कार्बन 12 को चेक करते हैं। एक और देखो बेटा, जो बोरोन है, बोरोन के पास से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर रहेंगे, 5 होंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा 12 माइनस 5 से, 12 से 5 गया 7, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो कार्बन के पास से कितना होगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इक्वल टू 13 माइनस 6, 7 से 13 तो 7 हो रहा है, करेक्ट होगा। यानी ये एग्जाम्पल सही है, वेरीफाई करा, तो न्यूट्रॉन हमारा सेम आना चाहिए। एग्जैक्टली हीलियम के पास क्या है बेटा ना, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, प्रोटॉन इक्वल टू 2, न्यूट्रॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 होगा। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 एंड आपका न्यूट्रॉन इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इधर से देखो सेम कौन सा है, न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन सेम होगा तो आइसोटोन बोलते हैं बच्चा। इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, प्रोटॉन अलग होंगे, बट न्यूट्रॉन सेम होंगे किसके, 2 एलिमेंट के बीच में, तब ये होगा आइसोटोन। इस तरीका से हमने क्या क्या पढ़ा, ये सारे एग्जाम्पल को चेक कर लिया, यही है आइसोटोन। आप इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल रख सकते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए दोनों के लिए काम आएगा। नेक्स्ट पेज को चलते हैं। आइसोडायफर, ये सिर्फ फिजिक्स में अप्लाई होता है, बट आइसोडायफर इक्वल टू क्या होता है ना, एलिमेंट अलग होंगे, एलिमेंट व्हिच हैव ए डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट व्हिच हैव ए डिफरेंट मास नंबर आल्सो, एलिमेंट व्हिच हैव ए डिफरेंट न्यूट्रॉन आल्सो। तो सेम क्या है, द सेम इज a माइनस 2z। मैं इसको ये बताता हूँ, तो सेम इज a माइनस 2z। इधर से मैं अगर लिखूंगा एलिमेंट में सेम क्या है ना, a माइनस 2z सेम होगा, या n माइनस z, n मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, ये भी सेम है। a माइनस 2z सेम होगा, या व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड n माइनस z सेम होना चाहिए, तब होगा वो आइसोडायफर। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में 2 मैंने रखा, पहले ये बड़ा एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए देख लो। इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर में, इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर में क्या होता है ना, इधर देखो जो यूरेनियम 92 238 दिया गया है, इसके अंदर में a माइनस 2z कितना होता है ना, a माइनस 2z कितना होता है बेटा ना, a कितना है 238 माइनस 2z कितना हो जाएगा, z तो 92 है, 2z हो जाएगा 92 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 प्लस 4 184, इट इज 184। तो कितना हो जाएगा आंसर में, 8 4 गया, 8 से 4 गया 4, अब 3 13, 13 से 8 गया 5, तो यानी आंसर इसमें से आ जाता है 54। ठीक है, देखते हैं ये वाला आता है ना नहीं आता, थोरियम वाला। तो थोरियम के पास है जो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, थोरियम के पास आता है 90 100 234। ठीक है, तो इसके अंदर में a माइनस 2z कितना आ जाएगा
ना, इसका A-2Z ए होता है 234 माइनस जेड होता है 180। यस इट इज ऑल्सो 54। लेकिन मैंने भी कहीं केमिस्ट्री में दूसरा एग्जाम्पल भी इसका देखा था, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। बेटा यूरानियम 92 237 एंड थोरियम 90 231। देखता हूँ ये होता नहीं होता, इसमें से तो आ जाएगा 180 हो जाएगा तो 51, ये 4 हो जाएगा 237 से 53 हो जाएगा 235 ये था। इसके अंदर में मैं अगर इसको बंद कर दूं, इसका 235 ये होता है, ये भी एग्जाम्पल है। कैसे होगा ना, इनमें न्यूट्रॉन A-2Z हो जाएगा 51। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कभी, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 90 दूने 180 है 180 इक्वल टू 51। तो ये भी हो जाएगा आइसोडाइफर, यानी 92 यूरेनियम 235 भी 90 यूरेनियम 231 ये आइसोडाइफर है। इसमें A-2Z जो है बराबर है, ये भी है, ठीक है, जो देखा गया। ये पहले से हम लोग केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहे थे। अब ये तीनों एग्जाम्पल को दोबारा देखो, ये तीनों बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। देखो बेटे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के अंदर में इसमें A-2Z क्या है, इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है तीनों में। लेकिन A-2Z ए होता है 11, 2Z होता है 10, यानी A-2Z इसके अंदर में A-2Z कितना होता है बच्चा ना, A-2Z इसके अंदर में होता है एक, सिंगल होता है, एक होता है। इसमें भी 13-12 इक्वल टू 1 होता है। इसमें 15-14 समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, 1 होता है। तो सब में A-2Z 1 होता है। इनको कहते हैं आइसोडाइफर। चेक कर लो क्या होता है आइसोडाइफर। द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम क्या बोलते हैं, सॉरी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट हैव ए सेम नंबर ऑफ A-2Z, बट हैव ए सेम नंबर ऑफ A-2Z, उससे बोलते हैं आइसोडाइफर। एग्जाम्पल मैंने दिया, समझाया, ये आपके काम का आएगा। फिजिक्स टीचर इसको छोड़ देते हैं, चिंता मत करना, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइसोस्टियर एंड आइसोमर। ये थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री जैसा है, लेकिन आइसोमर केमिस्ट्री नहीं है। आप किसी टॉपिक में मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। आइसोस्टियर, स्टियर क्या होता है बेटे ना, आइसोस्टियर होता है, लैंग्वेज खुद लिखोगे मैं बता दूंगा ना। आइसोस्टियर होता है द मॉलिक्यूल और द आयन व्हिच हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लिख लो, द आयन्स और मॉलिक्यूल व्हिच हैव ए सेम नंबर ऑफ एटम्स and have a same number of valence electron are called isosphere, ये वाला, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ। सपोज मैंने एग्जाम्पल लूंगा नाइट्रोजन एंड CO। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 5 10 होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसमें से 4 एंड 6 10 होता है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 10 कैसे ना, 4 एंड 6, कार्बन का 4 ऑक्सीजन का 6, इन मिला के 10 होता है। इसमें 5 5 10। अब 2 आटम इसमें है, 2 आटम इसमें भी है। अगर ये इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। ये तो मॉडर्न फिजिक्स है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से मतलब सेम है। तो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बच्चा, जो मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है उनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। ये शायद फिजिक्स में पता नहीं कर पाओगे, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन होता है। देखो 3 बॉन्ड ऑर्डर, ये भी 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एग्जांपल और देता हूँ, N2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं चेक कर देता हूँ, हो सकता है ना भी हो। ये N2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीन एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, 5 5 10 5 5 10 6 16। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होता है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें से 6 एंड 8 8 है, सॉरी 6 6 12 4 16, ठीक है, करेक्ट है। तो ये पक्का होगा, आइसोस्फीयर एग्जाम्पल में ये होगा ही होगा। एग्जाम्पल नंबर ये 2, ये था एग्जाम्पल 1। 2 आइसोस्फीयर का एग्जाम्पल दिया और कई सारे एग्जाम्पल इसके अंदर में हो सकते हैं। तो यही है आइसोस्फीयर, ठीक है बच्चा, जिस मॉलिक्यूल के बीच में
नंबर ऑफ आयन और एटम सेम होंगे एंड उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो उससे बोलेंगे आइसोस्टियर, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आर ऑल्सो नोन एज आइसोस्टियर। मतलब आइसोस्टियर के लिए दो कंडीशन लागू है, आइसो इलेक्ट्रॉन के लिए एक कंडीशन होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। ओके, अब मैं कहता हूँ आइसोमर। बेटा ये आइसोमर केमिस्ट्री का नहीं है, आइसोमर एक्चुअली फिजिक्स में पूछा जाता है, केमिस्ट्री का नहीं है। मतलब फिजिक्स में जो मॉडर्न है वो केमिस्ट्री के लिए ओल्ड है, आप समझ लो। और मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, मैं आपके केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स हमारी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री होने की वजह से मैं उसको बढ़िया ढंग से सारे कंटेंट को लेकर पढ़ा दूंगा। फिजिक्स टीचर आएंगे बाइंडिंग एनर्जी करके स्वा कर देंगे, वैसा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये जो मैंने बोलूँगा आइसोमर, आइसोमर है केमिस्ट्री के ही है, लेकिन केमिस्ट्री में क्वेश्चन में आता नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए बोला जो मॉडर्न फिजिक्स है वो है तो केमिस्ट्री, वो ओल्ड केमिस्ट्री एंड पहले केमिस्ट्री में था, अब उसको फिजिक्स में डाल दिया गया है, अब नहीं कई साल से डाला गया है। चलिए अब मैं करता हूँ आइसोमर। मैं डायरेक्ट कहता हूँ ये होता है हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इसका n इक्वल टू 1। दूसरा हाइड्रोजन ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3 एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट, इसका n इक्वल टू 2। फिर ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट एंड n इक्वल टू 3। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यानी एटम सेम होगा, उनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होंगे, तो उसको बोलते हैं आइसोमर। याद रखना, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उनको आइसोमर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं उनके अंदर में जो रिश्ता होगा वो पक्का आइसोमर ही होंगे, जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था एटम टॉपिक के अंदर में। तो वो जो रिश्ता होगा, एक बैग में बहुत सारे एटम्स होंगे, उनके रिलेशन आइसोमर ही होंगे, क्योंकि अलग अलग एटम का इलेक्ट्रॉन अलग अलग ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उन्हें बोलते हैं डिफरेंट ग्राउंड स्टेट। अगर बोल देंगे भी सही रहेगा। सेम एटम हैव ए डिफरेंट ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आइसोमर, बढ़िया डेफिनेशन होगा। तो इस तरीका से आइसोमर हमने खत्म कर दिए हैं। तो आइसोमर खत्म कर देने के बाद बच्चा हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे एटॉमिक मास यूनिट एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये भी जरूरी है, सारे सिलेबस को परफेक्टली हमें लेके जाएंगे। एटॉमिक मास यूनिट, जब यूनिट कहूँगा थोड़ा सा केमिस्ट्री को बताना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब यूनिटी दो तरीके से होता है। जैसे मैंने सपोज लिया कार्बन, कार्बन का मास होता है 12, सुना होगा 12। तो 12 क्या है, 12 क्या बोलेंगे। जैसे तुम जाओगे दुकान में, बोलोगे चावल दे दो, तो चावल क्या लोगे, चावल क्या 2 लीटर चावल दे दो बोलोगे, नहीं 2 केजी बोलोगे कम से कम, मास का यूनिटी। तो सिमिलरली ये कार्बन का 12 क्या है ना, मैं इसको दो तरीका से बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ 12 U, या अगर तुमने फिजिक्स पढ़ते तो 12 AMU, या मैं कह सकता हूँ कि 12 ग्राम। बच्चा एक बार में समझ लो, ये जो 12 AMU है वो एक कार्बन आटम है, एक सिंगल कार्बन आटम। जो ये 12 ग्राम है वो एक आटम नहीं है, वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन आटम का मास को मिलाकर 12 ग्राम है। जहाँ ग्राम लिखा होता है वो एक्चुअली ग्राम पर मोल होता है, यूनिट, एक मोल का मास। जहाँ AMU लिखा होता है वो AMU पर आटम होता है। बड़ी अच्छी बात है, इसको समझना अच्छा लगता है। 12 AMU पर आटम, एक का मास, तो इसका नाम एटॉमिक मास, इसका नाम एटॉमिक मास, इनका नाम एटॉमिक मास, इनका नाम मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास को हमें ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हमें AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। यही है इसका यूनिट। अगर यूनिट होगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हम तो पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जो एटॉमिक मास को किस तरीका से AMU जो होता है, एक AMU को किस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको थोड़ा देखेंगे कि कैसे होगा। एवरेज तो बात की बात है। अब देख लो बच्चे, अब मैं कहूँगा एक AMU, डेरिवेशन कर रहा हूँ, एक AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम।
कंफ्यूज नहीं होना कहीं कुछ और लिखा होगा तो इसको अगर हमें देखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम को अगर हमें लेंगे तो इसका वैल्यू होगा 1.994 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब एक चीज तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो इनको जब हमें सॉल्व कर देंगे ये वैल्यू आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, ये वैल्यू को या तो ये वैल्यू याद डायरेक्ट कर लो या ये वैल्यू याद डायरेक्ट कर लो, तो आपके हिसाब से ये मिल जाएगा। एक एएमयू का वैल्यू जो होता है कितना केजी में होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशनशिप E इक्वल टू mc², यहाँ पर हमने एनर्जी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? यही होता है मास हमारा, ये मास होता है, देखो कहीं गया नहीं मास। मास अगर है तो मास को हम ऐसे रखेंगे, तो जैसे ही हमें एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी को हमें निकालेंगे E इक्वल टू mc², तो E इक्वल टू m कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, मैंने केजी लिख भी दिया, इंटू c² मतलब लाइट कर लेंगे 10⁻⁸ का स्क्वायर में रख देंगे, यही हो जाएगा हमारा ई को जरूर जाके वो जूल में आएगा, आंसर जूल में आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा ना, ये होता है, पहले मैं सॉल्व आपको आराम से कर लेता हूँ। इंटू 10⁻⁻27 केजी इंटू 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 का स्क्वायर 16, तो यही होता है, टोटल में जूल होता है। 9 को अभी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1.67 इंटू 9 इंटू 27, 16 से 27 गया, 16 10 26, 1 27 मतलब 10⁻⁻11। ठीक है, इतना जूल आया। जब इतना जूल आया तो अब इसको देखो क्या होता है ना, 16 को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कर देता हूँ ना, 9 7 जा 3 3 3 6 54 6 60 0 6 9 9 6 15 15.03 इंटू 10⁻⁻11 जूल ये है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं 1.503 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पक्का यही हो जाएगा कि -10 जूल। इधर जाएगा तो 12 होता, इधर आता तो 10 हो गया। अब देखो मैंने क्या कर दिया ना, एनर्जी निकाल दिया जूल में। बच्चा एनर्जी मैंने जूल में निकाला, तो एनर्जी अगर मैं जूल में निकालता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना चाहूं तो हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देना पड़ेगा, यानी इट इज इम्प्लाई दैट हमें कहेंगे एनर्जी इक्वल टू 1.503 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻19 कहाँ जाएगा, 10 था ना, 10 था, 10 था, -19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चा क्या कर दिया मैंने इसके अंदर में ना, जब हमें क्या करते हैं ना, यही वाला जूल वाला वैल्यू में जब मैंने 19 डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, तब आ गया यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देना चाहता हूँ, एनर्जी को लेके मैं क्या कर दूंगा, ये देखो ये 16 ये 15, तो करीब करीब ये 0.9 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.9 ही आएगा। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो हमें इसको क्या लेंगे 0.93, मैं कैसे ले रहा हूँ मुझे पता है ना आंसर कैसे होता है, 93 डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, इधर से पता चल गया कि 0.9 के आसपास, फिर मुझे याद आ गया 0.9314 आंसर यही होगा, इनटू पावर देख लो 10 था प्लस 19 तो कितना हो जाएगा, 10 था ना, 11 था, अगर इधर आया तो उधर जाता तो 12 होता, इधर आया तो 10 था, ठीक था, तो 19 गया तो कितना आ जाएगा प्लस 10⁻9 होगा, बिल्कुल ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 9 प्लस 9 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 ले आओ इधर, दिस इज इक्वल टू 931.4 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोलते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो 931.4 MeV
ये डेरिवेशन किया गया है तुम्हारे के लिए। तो मतलब सारे स्टेप करा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स बुक जैसा करा, नहीं, या फिजिक्स टीचर डायरेक्ट कर दिया होंगे, बिल्कुल नहीं, परफेक्टली कर दिया गया है डेरिवेशन को। देख लो कैसे बनाया गया डेरिवेशन, छोटा करके दिखाता हूँ कैसे आपका डेरिवेशन, पूरा देख लो डेरिवेशन को। थोड़ा यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से लिया, ठीक। तो इस तरीका से हमारे डेरिवेशन था, डेरिवेशन था, डेरिवेशन था। तो 931, एक एमयू का वैल्यू 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ से आगे बाइंडिंग एनर्जी हम लोग काउंटिंग करेंगे। लेकिन जब मैंने मेरे कंटेंट के अंदर में ये रख दिया कि एवरेज मास भी मैं थोड़ा इधर से निकाल दूं, मैं भरी तुरंत 9th क्लासेस में भी एवरेज मास है, 11th क्लासेस में भी एवरेज मास है आर्गन को लेके 11th एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन में है। एंड मैं एक रैंडमली एक क्वेश्चन सी कर देता हूँ एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, फिजिक्स के लिए इतना ज़रूरत नहीं है ये। तो अभी मैंने इसके लिए एक पेज लेता हूँ, एवरेज मास को फाइंड करता हूँ। देखो बेटे, मैंने जानता हूँ कि ये क्लोरीन, इसका 2 आइसोटोप है, जिसका नाम है क्लोरीन 1735, एक का नाम होता है क्लोरीन 1737, 2 आइसोटोप है। अगर मैं इसको ये कहूँगा, इनकी आइसोटोपिक मास भी मैं ले लेता हूँ 34.96, इनकी आइसोटोपिक मास अगर मैं ले लूँगा 37 था, 36.99 ऐसे ले लूँगा। फिर मैं ये कहूँगा ये वाला आइसोटोप जो है, ये वाला आइसोटोप, ये आइसोटोपिक मास, ये आइसोटोपिक मास नेचर में सपोज मिलता है 75%, सपोज नहीं, इतना ही वैल्यू है, तो ये होता है 25% मिलता है। तो फिर बोला गया कि इन क्लोरीन का एवरेज मास कितना है बताया जाए। समझा क्वेश्चन को? 9th क्लासेस में है, 11th क्लासेस में है, तो बाकी थोड़ा बहुत कैसे देखो। तो हमको ना आइसोटोपिक मास दिया गया तो उनसे लेना पड़ेगा। मैं सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, x बार इक्वल टू सम ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू अबंडेंसी। अबंडेंसी मीन्स परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दैट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मैं कहूँगा सम ऑफ तो करूँगा मैं आइसोटोपिक मास, यानी 34.96 इंटू 75/100। सम ऑफ का मतलब होता है, इधर से मैंने प्लस कर दिया, 36.99 इंटू 25% मतलब इधर से 25/100। अब जब इनको हमने सॉल्व कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि जो आंसर आएगा 35.5 यू आएगा ही आएगा। अब करोगे सॉल्व, आपको आ जाएगा। मैं बच्चों को टेक्निक सिखाया था कि अगर आपको पता है जिसका परसेंटेज ज़्यादा है तो एवरेज मास उसके तरफ ही आ जाएगा, वो आंसर एग्जैक्टली आता है। अब बेवकूफ़ जैसा सॉल्व करके पेज खराब मत करना। तो इस तरीका से हमारी कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, एवरेज मास खत्म हो गया। एवरेज मास खत्म हो जाने के बाद हमारे पास लास्ट में 3 क्वेश्चन से बचा। ये 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही है। मैं क्वेश्चन सी का आंसर करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन सी क्या है बच्चा ना, पहला क्वेश्चन सी ये है कि an element with mass number 81 contain 31.7% of more neutron as compared to that of the protons। ये सिंबल बताओ कि एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। देखो, इतना पढ़ने के बाद जब तुमने IIT JEE एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री पता होगा, फिजिक्स पता होगा, तो ये सब को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी 81 जिसका एटॉमिक मास हो तुम्हारे सामने में खिलता होगा, ब्रोमीन का। फिर भी क्वेश्चन तो बनाया, तो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं दिखाता हूँ। अन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, ठीक है, मुझे पता नहीं एलिमेंट कौन है, सपोज कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन, 31.7 है मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। अब क्वेश्चंस को मैं पेज लेक करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि क्वेश्चन से क्या होता है, एक एलिमेंट एक्स है, नंबर 1 क्वेश्चन करता हूँ। एलिमेंट एक्स है जिसकी मास नंबर जो होता है, मुझे जेड पता नहीं है, मास नंबर 81 इनकी बारे में मुझे पता गिवन है। इसके अंदर में क्या गिवन है, और एक बार इसमें बोला 31.7% मोर न्यूट्रॉन देन द प्रोटॉन। 31 पॉइंट, फिर भूल जाता हूँ बार बार कितना, क्या क्वेश्चन से बोला गया, 31.7%, ओके 31.7% है मोर न्यूट्रॉन
मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो सिंबल बताओ। तो मैं क्या कहूंगा, प्रोटॉन ज्यादा है। तो अगर कोई सिंबल होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बराबर होंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करूंगा, प्रोटॉन को मैं कहूंगा लेट 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 नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स ले लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लिया एक्स, सॉल्व होके एक्स ही आएगा। तो जो प्रोटॉन को मैंने एक्स लिया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट्टा कितना होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा एक से प्लस एक्स का 31.7%, इतना बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन ना, एक से प्लस 0.317 एक्स, यही होगा। तो अगर मैंने एक्स को कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस 0.317 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1.317 एक्स हो जाएगा। बेटा देखो सही लिखा, कौन सा कहाँ गया मेरा, दोनों करा, कॉमन लिया, एक बचा, ये आ गया। तो 1.037 एक्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 1.317 एक्स, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। बेटा हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। तो प्रोटॉन कितना है एक से, न्यूट्रॉन कितना है 1.317 एक से, इक्वल टू मास नंबर कितना दिया हुआ है बेटा 81 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 81 दिया हुआ है। तो एक से फिर कॉमन ले लेंगे, इसमें एक से फिर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस, जल्दी हो गया, कॉमन ले लेंगे, जल्दी हो गया। तो एक से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1.317 ले लेंगे इक्वल टू 81। ये कितना हो जाएगा 1 और 2.3 यानी कुल मिला के 2.317 एक्स इक्वल टू 81। आई थिंक समझ आ गया होगा तुम्हें। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स इजिकल टू 81 बटा 2.317, बोलो कितना आएगा, बोलो एक्स का आंसर कितना आएगा। पहले सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये टॉपिक के हिसाब से 81 यानी इसके आंसर जो होगा ये करीबी करीबी 35 आ रहा है, आएगा ही 35 भी, हमें पहले से पता है ना, तो डिवाइड कर देना 35 आएगा। तो 35 किसका आएगा बेटा, ब्रोमीन ही रहेगा। 35 पे आने के बाद पता चल जाएगा कि ये ब्रोमीन है, 35 पे आने के बाद पता चल जाएगा कि ये ब्रोमीन है। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करा ये है सॉल्व, तो 31, तो एलिमेंट ये था। इस तरीक़ा से आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अगर हम चलते हैं, एन आयन विथ मास नंबर 37, डन। एन आयन, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आयन होगा, ये मास नहीं है। मैंने एक करूंगा, एक आपको होमवर्क दे दूंगा। एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन नहीं बोला। 56 मास नंबर, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मान लीजिए ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर में 50 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी एलिमेंट के अंदर में क्या है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज है। चलिए कोई बात नहीं, एलिमेंट के पास है 3 पॉजिटिव चार्ज है एंड इसका जो मास नंबर जो होता है 56, ये भी शायद दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, मास नंबर दिया हुआ है 56, आयन होती मास नंबर 56, 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक। मास नंबर 56 गिवन है, मास नंबर 56 गिवन होगा तो क्या होगा, फिर बोला कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन, 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, अभी मुझे यही कहना पड़ेगा कि इसके अंदर में बचा, इसके अंदर में क्या लूँगा ना, मैं कहूँगा लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एक्स। तो फिर मैंने क्या कहूँ, एक्स के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज़्यादा है,
एक्स के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज़्यादा है, लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्स है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 30.4। कैसे कैसे होगा ना, एक्स इंटू को क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इंटू 30.4%, यही होगा। इलेक्ट्रॉन का ही इतना परसेंट ज़्यादा है तो कितना होता है न्यूट्रॉन, एक्स प्लस 0.304 एक्स, दिस इज इक्वल टू 1.304 एक्स हो जाएगा सॉल्व करने से। तो ये हो गया न्यूट्रॉन। बेटा ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जरा समझो, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज 3 है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो चुका है। तो मैं क्या लूंगा, प्रोटॉन कितना होगा इसमें से, तो प्रोटॉन पक्का इसके अंदर में प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, प्रोटॉन तो रहेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन हो जाएगा एक्स प्लस 3। प्रोटॉन बाहर तो हुआ नहीं, प्रोटॉन 3 है एक्स्ट्रा तो इसलिए +3 है, प्रोटॉन एक्स प्लस 3। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया तो हमने मास नंबर में इक्वेटिंग कैसे करेंगे ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर यही था ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है ना, प्रोटॉन होता है x प्लस 3, न्यूट्रॉन होता है 1.304 x, यही है x प्लस 3 इक्वल टू कितना है ना 56, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के। अच्छा तो ये जो होता है x प्लस 3, ये 1.304 x है। कैसे ये सॉल्व करोगे ना, x प्लस 3 यानी यहाँ पर जो रखोगे x है, इसमें रख देंगे 3 प्लस x प्लस दिस x प्लस 1.304 x इक्वल टू 56। अब ये दोनों से हमें क्या ले लेंगे कॉमन, 3 ले लूँगा, इसमें x कॉमन ले लेने से ये आ जाएगा 1 प्लस 1.304, यही आ जाएगा इक्वल टू 56। अब इसमें से क्या हो जाएगा ना, 3 प्लस x कहाँ पर है ना, यहाँ पर x से कहाँ पर होता है 3 आ गया, तो ये 1 1 2 आ गया, यानी 2.304 x इक्वल टू 56। 3 को इधर माइनस कर देंगे, 2.304 x माइनस इक्वल टू 56 माइनस 3। अब x इक्वल टू 56 माइनस 3 बटा 2.304 कितना आ जाएगा, 56 से बोला 53 बटा 2.304। आपको शायद ये मिल गया। इसका आंसर कितना, हमें x निकाल रहे हैं, x क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है 3 कम होगा, प्रोटॉन 3 ज़्यादा है, तो x का वैल्यू आएगा 23 आंसर आ जाएगा, देख लो। तो फिर प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा 23 प्लस 3 इक्वल टू 26 होगा। अगर 26 होगा तो प्रैक्टिकली क्या होगा, आयरन होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। भले ही इलेक्ट्रॉन 3 चला गया, प्रोटॉन तो गया नहीं ना, वो अभी भी जेड को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 26 ही। एंड इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज भले ही है, लेकिन मास नंबर आ जाएगा 56। दिस इज द सिंबल, यही सिंबल है, याद रखना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर है, उससे आपका न्यूमेरिकल होता है। तो ये जो कंटेंट मैं दे के जा रहा हूँ, ये कंटेंट आपका सुपर रहेगा, एंड उसी कंटेंट में हमें न्यूक्लियस को ख़त्म करेंगे। अब हमें धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक के पास है, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्टिव बाइंडिंग एनर्जी के पास पहुंचेंगे, और हमें लास्ट में रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सिलेबस कटने से मतलब नहीं। तो इस तरीका से हमारा न्यूक्लियस बढ़िया से हो जाएगा, आपका मॉडर्न फिर से अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर चैनल में, जो भी मैं पढ़ाऊंगा सारे डिटेल से टॉपिक को डिस्कस करूंगा, एंड जो भी सब्सक्राइब करके रखेंगे उनके लिए बाद में हमें लिंक भेजेंगे जब उनको ज़रूरत पड़ेगा। थैंक यू।